हाय, वेलकम टू श्रीजय क्लासेस। और इस क्लास में आप लोग वॉइस के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस का इस्तेमाल, वॉइस का जो यूज़ है वो आपको, चाहे वो रिटन इंग्लिश की बात हो और चाहे वो कम्युनिकेशन लेवल की बात हो, स्पोकन इंग्लिश की बात हो, तो आपको ये हर जगह सपोर्ट करता है और ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार आप अपने सेंटेंसेस को किसी और तरीके से भी कह सकते हैं, उसके लिए वॉइस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप वॉइस को समझने के लिए पहले आप वॉइस की डेफिनेशन को समझें, लेकिन एक चीज़ उसके पहले ज़रूर आप समझ लें कि वॉइस का जो यूज़ है स्पोकन इंग्लिश में वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत विस्तृत रूप से नहीं होता है। क्योंकि वॉइस के लिमिटेड सेंटेंस ही बार बार आते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है उसमें, कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, उसमें हम लोग 70 to 80% जो यूज़ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस ज़्यादा आता है। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे वॉइस के केस में अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से टेंसेस यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको यही बताऊँगा, यही कहूँगा कि सबसे अधिक यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का केस आता है। कहने का मतलब है कि इंडेफिनिट के ही केस सबसे अधिक इस्तेमाल होते हैं स्पोकन इंग्लिश के केस में, बाकी रिटन में तो सारे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे और जितने भी टेंसेस का वॉइस चेंज होता है वो सारे टेंसेस हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो समझना बहुत आसान है और उसे समझना ज़रूरी भी है। लेकिन उसके पहले भी आप हाउ टू डिफाइन वॉइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं द वॉइस शोज वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सो वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ये केस आपका एक्टिव वॉइस हुआ, एक्टिव का केस हुआ। और द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, तो जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन के केस आता है वहाँ पे आपका पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। अब उसके बाद में हम यहाँ पे स्टेप्स टू चेंज द वॉइस। अब हम लोग जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं उन्हें हम एक एक करके अच्छे से पहले समझ लेंगे और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से वो सारे के सारे रूल्स हम लोग रिवाइज भी करेंगे। लेकिन पहले उन रूल्स को समझें, जानें। तो पहला रूल आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव जो भी होगा तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव को हम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जब भी पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। और तीसरी चीज़ आई, यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग, ये कंपलसरी रूल्स हैं, ये कंपलसरी हैं। किसी भी टेंस का केस आएगा तो ये रूल्स
हमेशा, these rules will be followed always. So that's why here you can understand it, these are compulsory rules. अब आप जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उनके लिए आपको जो वर्ड सिलेक्शन करने हैं, वो वर्ड कैसे चेंज होते हैं, वो आप यहाँ पे टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि आई का चेंज होता है मी में, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम हो जाता है, और शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है। तो ये टेबल में आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने में जब आप चेंज करेंगे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी बनाने में जस्ट अपोजिट काम आपका करेगा। तो आपको ये दोनों केसेस में मदद करेगा, चाहे वो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट जब हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे, या एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। और इसके आगे की चीज़ देख रहे हैं कि ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का केस हमें बिल्कुल सॉलिड दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ये कंपलसरी है, ये कॉमन चेंज में आपका आएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज यूज़ वी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में V3 लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, ये आपको ध्यान रखना है। नेवर यू हैव टू चेंज इन अदर फॉर्म्स व्हेन यू आर जस्ट चेंजिंग इन पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में जब भी बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा के लिए दिमाग में रखेंगे। और फिर नोट में एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। तो कुल मिला के अगर आप काउंटिंग करते हैं तो कुल 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंसेज में अगर आप 3 और उसके साथ में एक 4 माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 टेंसेस का ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है, इसलिए 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनाना होता है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है, नो डाउट। उसके बाद आप टेंस चार्ट को अच्छे से समझिए। अगर टेंस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको सेंटेंस कभी भी कन्वर्ट करने में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले जो भी कॉमन चेंजेस है वो मैंने आपको बता रखे हैं, वो आप ध्यान रखें। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लेवल पे चेंजेस आते हैं टेंस लेवल पे, वो आप यहाँ पे देख लें, और इससे आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्लियर हो जाती है वॉइसेस की। चाहे वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना हो, चाहे वो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना हो, वो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती अगर आपने इतनी चीज़ों को क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनडेफिनिट के केस में अगर आप देखेंगे प्रेजेंट में, तो आप हेल्पिंग वर्ब वैसे क्या होती है, डू या डज, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में चेंज हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर ही रहेगा, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा। उसके बाद परफेक्ट में आपका हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। तो यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस बनाते समय, और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, ये आपको नोट में मैंने बता रखा है। इसी प्रकार से पास्ट में इंडेफिनिट जब भी करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो आएगा वाज वर, वाज वर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव वॉइस में आप करेंगे।
और कॉन्टिन्यूअस जब करेंगे तो वाज वर्ब के साथ बीइंग ऐड हो रहा है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस किसी का भी होगा इन दोनों का तो बीइंग साथ में इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद परफेक्ट में आप देख रहे हैं कि हैड बीन आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, नो पैसिव वॉइस। उसके बाद फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि विल बी या शैल बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर में इनडेफिनिट में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी या शैल बी हो जाएगी पैसिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का जब बनाएंगे तो आपका नो पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। उसके बाद परफेक्ट का आप बनाएंगे तो विल या शैल के साथ हैव बीन इंक्लूड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चार्ट में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं जो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए टेंस लेवल पे ज़रूरी हैं। तो टेंस लेवल पे आपको क्या चेंजेस करने हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स में क्या चेंजेस करने हैं, वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि इसके पहले जो आपने पढ़ रखा है वो कॉमन चेंजेस हैं और ये आपका टेंस लेवल पे चेंजेस है जो टेंस चार्ट के रूप में आपके सामने है। तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। रूल्स कोई भी हों उनको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस तो करना होता है। तो प्रैक्टिस के फॉर्म में भी मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ और उसे आप अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस लेवल पे आप ज़रूर एक्सरसाइजेस ढेर सारी अगर कर लेंगे एक बार तो आपको फिर हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग मेरे साथ पहले एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है और इसे समझने से पहले आप ये और समझ लें कि जो टेंसेस में चेंजेस हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से होंगे पैसिव वॉइस बनाते समय उनको आपको ध्यान ज़रूर रखना है और कॉमन चेंजेस जो हैं उनको भी आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस है। यू राइट अ बुक, ये एक्टिव का है और इसे हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो अ बुक और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय आएगी वो इज एम आर आएगी। तो अ बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी सिंगुलर के केस में। और एक जो आपको कंपलसरी रूल बताया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट का रिटन हो गया और यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव बन रहा है और उसके पहले बाय का प्रयोग हो रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जा रही है कि यू राइट अ बुक एक्टिव वॉइस, इसका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है वो अ बुक इज़ रिटन बाय यू सही होगा। और फिर यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस का एक केस ले लेते हैं। तो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सो सेम पैटर्न, अ सॉन्ग आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस हो जाएगा। अ सॉन्ग इज़ बीइंग कंपलसरी है, ये आप पीछे रूलिंग में पढ़ चुके हैं। तो अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आती है, आपका वह सेम रहती है और बीइंग ऐड हो जाता है। और यहाँ पे आप बाय ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में वो करते हैं। तो यही चीज़ आप थर्ड केस में थर्ड सेंटेंस में देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है आई हैव गॉट अ पेन, तो अ पेन हैज़ बीन गॉट बाय मी। चौथा केस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो दे परचेज्ड अ कार, तो यहाँ पे अ कार आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा पैसिव वॉइस में। अ कार वॉज परचेज्ड बाय देम। फिफ्थ है ही वॉज ड्राइविंग अ बुक, एक्टिव केस है और ये पैसिव बनाते समय अ बाइक वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। और सिक्स है आई हैड, ये आपका पास्ट परफेक्ट का केस है। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस बनाएंगे हैड बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। और सेवेंथ है द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय टीचर, इसको डायरेक्टली मैंने पैसिव वॉइस लिख रखा है। अगर इसका एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो टीचर विल
टीच द स्टूडेंट्स, और उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय टीचर। ये पैसिव वॉइस डायरेक्ट हो गया है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से। और फिर आप देख रहे हैं कि ये तो हो गया आपका असर्टिव केस, आपका अफर्मेटिव केस, लेकिन आपको नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, बाकी जो आपने पैटर्न पहले यूज़ किया है, जब आप टेंस यूज़ पढ़े हैं और उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन आपने सीखा है, तो वही फॉर्मेशन आपको यहाँ भी लगाना है। बाकी इसका मतलब है कि आप चाहे अफर्मेटिव का केस हो, नेगेटिव का केस हो या इंट्रोगेटिव का केस हो, उसमें सारी कंडीशंस वही रहेंगी, बस आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसीलिए यहाँ पे असर्टिव का केस लिया गया है, शो किया गया है। इसके बाद आप मॉडल वर्ब्स का, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल वर्ब्स। तो जब मॉडल वर्ब्स का जब इस्तेमाल होता है तो हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारी जो वर्ब होगी वो सेम होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेम होगी, और बाकी चेंजेस सारे होंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद जस्ट बी का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगे तो मॉडल वर्ब्स के केस में हमें मॉडल वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस के केस बनाते समय मॉडल वर्ब्स के बाद बी का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रखना ही है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो आपने जो कॉमन रूल्स पढ़ रखे हैं वो सारे भी इसमें भी फॉलो होंगे, मॉडल वर्ब्स में भी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स कंफर्म हो रहे हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और आप इसके अलावा भी अगर एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको नेवर यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ वॉइस। हाउ कैन यू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थैंक यू।